हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल फेरेट क्लासेस में। तो हम सभी साइंस का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जीव विज्ञान, उसको हम ये कह सकते हैं उसकी क्लासेस अब स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम सभी आज सबसे पहले जीव विज्ञान का जो बेसिक परिचय है, सामान्य परिचय है, उसको हम कवर करेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम जीव विज्ञान का परिचय और उसका वर्गीकरण, जीवधारियों का कैसे वर्गीकरण होता है, वो सब इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। और लास्ट में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये कह सकते हैं क्वेश्चन है, उनको भी हम डिटेल से सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले थ्योरी कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन। बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जानेंगे कि जो जीव विज्ञान है, जो साइंस की या कह सकते हैं विज्ञान की शाखा है जीव विज्ञान, उसका सामान्य परिचय क्या है। तो जो जीव विज्ञान है वह विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम समस्त सजीवों या कह सकते हैं जो जीवधारी हैं, जो इस संसार में रहते हैं जीवित, उनका हम ये कह सकते हैं उनका विस्तृत अध्ययन किया जाता है। किसके अंतर्गत? जीव विज्ञान के अंतर्गत। अगर बात करें इस शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था, तो जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम लैमार्क, जो एक फ्रांस के व्यक्ति थे, और ट्रेवी रेनस, जो एक जर्मन के व्यक्ति थे। ठीक है, इन दोनों व्यक्तियों ने सबसे पहले जीव विज्ञान शब्द का यूज किया था। किस सन में? 1802 में। इतनी बात आप समझ गए। मतलब जो जीव विज्ञान है वह क्या है, तो वह विज्ञान की एक शाखा है जिसमें समस्त सजीवों का विस्तृत अध्ययन किया जाता है। सजीव मतलब जो जीवित हैं। आगे जानेंगे कि सजीव होते क्या हैं। ओके, तो इस शब्द का उपयोग किया था लैमार्क और ट्रेविरेनस ने 1802 ईस्वी में। तो जो जीव विज्ञान है, कह सकते हैं बायोलॉजी है, यह दो शब्दों, या इसको तोड़ें तो यह दो शब्दों से बना है, बायो प्लस लोगस, जिसमें बायो का अर्थ होता है जीवन और लोगस का मतलब होता है अध्ययन। मतलब जीवन का अध्ययन ही क्या है? जीव विज्ञान। नेक्स्ट बढ़ते हैं, अब पढ़ेंगे सजीव क्या है। क्योंकि हम जीव विज्ञान में सजीवों का ही विस्तृत अध्ययन करते हैं, तो सजीव बेसिकली होते क्या है। तो सजीव होते हैं जिनमें कौन कौन सी क्रिया होती है? श्वसन की क्रिया होती है, मतलब वो सांस लेते हैं। सजीव वृद्धि करते हैं, पोषण भी करते हैं, पाचन भी करते हैं, उत्सर्जन भी करते हैं, और प्रजनन की क्रिया भी होती है। ठीक है, तो जिन जीवों में ये सब क्रिया होती है वो क्या होते हैं? सजीव होते हैं, जिनमें श्वसन भी होता है, वह वृद्धि भी करते हैं, पोषण भी करते हैं, और पाचन क्रिया भी उनमें होती है, उत्सर्जन की क्रिया भी होती है, और प्रजनन की क्रिया भी होती है। तो वो कहलाते हैं सजीव। जैसे कि पेड़ हो गए, सारे पशु पक्षी हो गए, मनुष्य हो गए, ये सब सजीव की श्रेणी में आते। ठीक है, अगर बात करें पौधों की, तो क्या पौधे सजीव होते हैं? तो देखते हैं कि उनमें कौन कौन सी क्रिया होती है जो सजीव होने के कैटेगरी में आती है। तो जो पौधे हैं वह हाँ सजीव होते हैं, क्योंकि उनमें श्वसन की क्रिया भी होती है, वृद्धि भी होती है, पोषण भी होता है, उत्सर्जन की क्रिया भी होती है, और उनमें प्रजनन भी होता है। ठीक है, आपने देखा होगा पौधों में वह श्वसन की क्रिया भी करते हैं। ठीक है, उनकी वृद्धि भी होती है, और उनमें पोषण की क्रिया भी होती है प्रकाश संश्लेषण द्वारा, उत्सर्जन की क्रिया भी होती है। ठीक है, और उसमें प्रजनन भी होता है। ठीक है, जैसे कुछ इमेजेस हैं, आपको बताना है क्या टेबल सजीव की श्रेणी में आएगी, तो आपका आंसर होना चाहिए नहीं। ठीक है, क्योंकि जो टेबल है वह सांस नहीं ले सकती, ना ही उसकी वृद्धि हो सकती है, ना ही उसका पोषण हो सकता है, ना उसमें उत्सर्जन की क्रिया होती है, ना ही उसमें प्रजनन की क्रिया होती है। अगर बात करें पौधे की, तो हाँ यह एक सजीव है। ठीक है, और तीसरा एक चित्र है कॉकरोच का, तो हाँ यह भी एक सजीव की श्रेणी में आएगा। इतनी बात आप समझ गए कि आपका बेसिक क्या है कि सजीव होते क्या है। ठीक है, आगे पढ़ेंगे जीव विज्ञान की शाखाओं के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया है। तो जीव विज्ञान की दो शाखाएं हैं, जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान। जंतु विज्ञान को इंग्लिश में कहते हैं जूलॉजी, और वनस्पति विज्ञान को इंग्लिश में कहते हैं बॉटनी। अगर जंतु विज्ञान के जनक के बारे में जाने तो उनका नाम था अरस्तु। इन्हें ही जंतु विज्ञान के जनक के रूप में जाना जाता है। एग्जाम में पूछा गया है एनटीपीसी में, याद रखिएगा। फिर है वनस्पति विज्ञान के जनक, वह थे थियोफ्रेस्टस। ओके, नाम थोड़ा डिफिकल्ट है बट याद रखिएगा, थियोफ्रेस्टस, यह है वनस्पति विज्ञान के जनक। तो दोनों व्यक्ति हो गए अरस्तु और थियोफ्रेस्टस।
अरस्तु हैं जंतु विज्ञान के और थियोफ्रेस्टस हैं वनस्पति विज्ञान के। आगे है जो अरस्तु हैं उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी हिस्टोरिया एनिमेलियम, ठीक है। तो उसमें उन्होंने क्या लिखा, उसमें उन्होंने 500 प्रकार के जंतुओं का वर्णन किया था, इसलिए उनको जंतु विज्ञान का जनक कहा जाता है। और थियोफ्रेस्टस ने एक बुक लिखी थी हिस्टोरिया प्लांटोरियम, जिसमें उन्होंने 500 प्रकार के पौधों का वर्णन किया था, इसलिए उनको वनस्पति विज्ञान का जनक कहते हैं, ठीक है। कंफ्यूज मत होइएगा। तो रिवीजन कर लेते हैं। जीव विज्ञान के जनक अरस्तु हैं और जंतु विज्ञान के जनक भी अरस्तु हैं। वनस्पति विज्ञान के जनक थियोफ्रेस्टस हैं और कोशिका विज्ञान के जनक रॉबर्ट हुक है, ठीक है। थोड़ा याद रखिएगा, कोशिका विज्ञान के जनक हैं रॉबर्ट हुक। नेक्स्ट पढ़ते हैं और जानते हैं जीवधारियों का वर्गीकरण, ठीक है। तो कोई भी जीव है वह कैसे बनता है, आप इमेज से समझ सकते हैं। किसी भी जीव को बनने में उसकी सबसे छोटी इकाई होती है कोशिका, जिसको हम कहते हैं सेल। यही कोशिका मिलके ऊतक बनाती है, जिनको हम कहते हैं टिश्यू, या कह सकते हैं ग्रुप ऑफ सेल। जब कई सारी कोशिका मिलती हैं तब वो एक ऊतक का निर्माण करती हैं, टिश्यू। यही ऊतक आगे चल के एक अंग का निर्माण करते हैं, जिसको ऑर्गन्स कहते हैं। और यही अंग मिलके अंगतंत्र का निर्माण करते हैं, जिसको ऑर्गन सिस्टम कहते हैं। और यही अंगतंत्र मिलके एक जीव को निर्माण करते हैं, ठीक है। जैसे एक मानव शरीर को देखें तो मानव शरीर की सबसे छोटी इकाई होगी कोशिका, जिसको सेल कहते हैं। और यही सेल जब बहुत सारी सेल मिल जाती हैं तो एक ऊतक का निर्माण करती हैं। और यही ऊतक अंग का, और यही अंग अंगतंत्र का, और यही अंगतंत्र एक जीव का निर्माण करती हैं। कंफ्यूज मत होइएगा। तो सबसे छोटी इकाई क्या है, कोशिका। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं जीवधारियों का वर्गीकरण, कह सकते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म का क्लासिफिकेशन। तो जीवों के आधुनिक वर्गीकरण की शुरुआत की थी कैरोलस लीनियस ने। और क्योंकि इन्होंने ही आधुनिक वर्गीकरण की शुरुआत की थी जीवों के, तो इसलिए इनको वर्गीकी का पिता भी कहा जाता है, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। याद रखिएगा, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कौन है, कैरोलस लीनियस, ठीक है। कैरोलस लीनियस को ही फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कहते हैं। और इन्होंने टैक्सोनॉमी को 3 स्टेप में बांटा। जैसे सबसे पहले उन्होंने आइडेंटिफिकेशन, दूसरा उन्होंने लिखा क्लासिफिकेशन, और तीसरा उन्होंने करा नॉमेनक्लेचर। आसान भाषा में समझे तो जैसे कोई जीव मिलता है, ठीक है, समझ लो जैसे एक कॉकरोच है, तो सबसे पहले वर्गीकरण के 3 स्टेप फॉलो करेंगे। सबसे पहले उसका आइडेंटिफिकेशन करेंगे, पहचान करेंगे। फिर उसके बाद उसका क्लासिफिकेशन करेंगे कि वह किस श्रेणी में आता है, ठीक है, कि वो तैर सकता है, कि जल में रहता है या थल में रहता है, ठीक है। इस तरीके से उसका वर्गीकरण करेंगे और उसके बाद ही उसका एक नामकरण करेंगे, ठीक है। तो ये सब 3 स्टेप किसने दिए थे, कैरोलस लीनियस ने, और इनको ही फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कहते हैं। कैरोलस लीनियस ने एक बुक भी लिखी जिसका नाम था सिस्टेमा नेचर, जिसमें उन्होंने सभी जीवों के वर्गीकरण के लिए उनको 2 भागों में विभाजित किया था। जैसे कि एक हो गया पादप जगत, या कह सकते हैं प्लांट किंगडम, दूसरा जंतु जगत, एनिमल किंगडम, ठीक है। तो जितने भी पादप थे, छोटे छोटे पेड़ थे, उनको अलग रख दिया प्लांट किंगडम में, और जो जंतु थे उनको एनिमल किंगडम में डाल दिया, ठीक है। तो दो तरीके से विभाजित किया किसने, कैरोलस लीनियस ने। लेकिन आगे चल के कई और ऐसे आए व्यक्ति जिन्होंने इनको, ये कह सकते हैं जीवों को, कई सारे जगत में वर्गीकरण किया। मतलब कैरोलस लीनियस ने तो 2 ही जगत में वर्गीकरण किया, जैसे कि पादप जगत और जंतु जगत, ठीक है। लेकिन आगे देख लेते। तो कैरोलस लीनियस ने 2 जगत का वर्गीकरण किया, जैसा कि हम पढ़ चुके हैं, पादप जगत और जंतु जगत। मतलब कि एक तरफ पादप हो गया, दूसरी तरफ जंतु हो गए। लेकिन आगे एक व्यक्ति आते हैं एर्नस्ट हैकल, वो क्या करते हैं, वो 3 जगत का वर्गीकरण करते हैं, और वो 3 कैटेगरी रखते हैं। एक तरफ रखते हैं वो पादप जगत को, एक तरफ रखते हैं वो जंतु जगत को, और एक तरफ रखते हैं वह प्रोटेस्टा को, ठीक है। आगे एक व्यक्ति और आते हैं R.H. विटकर, वह 5 जगत का वर्गीकरण करते हैं। एक तरफ वो रखते हैं पादप जगत,
फिर रखते हैं वो जंतु जगत को, फिर रखते हैं वो प्रोटिस्टा, फिर रखते हैं वो मुनेरा, फिर रखते हैं वो कवक। तो इस तरीके से वो 5 कैटेगरी में विभाजित करते हैं किसी भी जीव के वर्गीकरण के लिए कि वो किस कैटेगरी में आ रहा है। ठीक है, अब इन्हीं 5 को हम डिटेल से जान लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानते हैं मुनेरा के बारे में। तो मुनेरा कैटेगरी क्या है? ठीक है, तो इस जगत में क्या होता है, सभी प्रोकैरियोटिक जीव आते हैं। प्रोकैरियोटिक मतलब होता है, अगर आपने स्कूल के टाइम पे कोशिका के बारे में पढ़ा होगा तो आपको पता होगा, फिर भी एक बार रिवीजन कर लेते हैं। प्रोकैरियोटिक का मतलब होता है ऐसी कोशिकाएं जो अर्धविकसित होती हैं, मतलब ऐसे जीव जिनमें जो कोशिका होती है वह पूरी तरीके से विकसित नहीं होती, तो ऐसे जीवों को कहा जाता है प्रोकैरियोटिक। और इनमें केंद्रक भी अविकसित होता है। ठीक है, और दूसरी तरफ होते हैं यूकैरियोटिक, जिसमें जो कोशिका होती है वह पूर्ण रूप से विकसित होती है और इसमें जो केंद्रक होता है वह भी पूर्ण विकसित होता है। जैसे एग्जाम्पल में पौधे या जीव वगैरह ना, इनमें जो कोशिकाएं होती हैं वह पूर्ण विकसित होती हैं और केंद्रक भी पूर्ण विकसित होता है। और प्रोकैरियोटिक में क्योंकि उसकी कोशिका अर्ध विकसित होती है और केंद्रक भी अविकसित होता है, मतलब जैसे कि हो गया अपना ये बैक्टीरिया हो गया, माइकोप्लाज्मा हो गया। ओके, इतनी बात आप समझ गए। तो मुनेरा क्या है? तो इस जगत में सभी प्रोकैरियोटिक जीव जैसे कि जीवाणु, साइनोबैक्टीरिया तथा आर्की बैक्टीरिया सम्मिलित किए जाते हैं, तो ये होते हैं मुनेरा। दूसरा है प्रोटिस्टा। इसमें किन जीवों को रखा? जो जलीय हैं, जो यूकैरियोटिक हैं, जो एक कोषीय हैं, तो इनको रखा प्रोटिस्टा की श्रेणी में। जैसे एग्जाम्पल में अमीबा, प्लाज्मोडियम, पैरामीशियम, यूग्लिना। जो यूग्लिना होता है वह पादप और जंतु जगत के बीच में एक कड़ी का काम भी करता है। तीसरे पर है पादप। तो इस जगत में या इस कैटेगरी में प्रायः सभी रंगीन बहुकोशिकीय प्रकाश संश्लेषण उत्पादक जीव सम्मिलित होते हैं। ठीक है, जिसमें पुष्पीय और अपुष्पीय बीजीय पौध भी इसी जगत के अंग हैं। मतलब कह सकते हैं पौधे वगैरह जो प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा अपना भोजन करते हैं, उन सभी पादप जगत को इसमें रखा गया है। फिर आता है जंतु, एनिमल। इसमें होते हैं सर्वव्यापी, यूकैरियोटिक और बहुकोशिकीय। एग्जाम्पल से समझे तो हाइड्रा, जेलीफिश, सितारा मछली, सरीसृप। ओके, और जो पक्षी और जो स्तनधारी जीव हैं वो भी इसी जगत में आते हैं, जंतु जगत में। ठीक है, लास्ट और 5वां है कवक। यह जो जीव हैं यह विषमपोषी होते हैं, जो पोषण के लिए सड़े गले कार्बनिक पदार्थ पर निर्भर होते हैं, इसलिए इनको मृतजीवी भी कहा जाता है। अगर एग्जाम्पल से समझे तो मशरूम हो गया, ईस्ट हो गया, पेनिसिलियम हो गया, यह इसी जगत के सदस्य। तो इस तरीके से जो विटकर ने 5 जगत का वर्गीकरण किया वह हमने अभी समझ लिया। ठीक है, तो यहाँ पर थ्योरी थी कंप्लीट हो चुकी है। अब बारी है कुछ क्वेश्चंस की, चलो सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कोषीय नहीं है? ऑप्शन है आपके पास यूग्लिना, अमीबा, पैरामीशियम या हाइड्रा। तो राइट आंसर यहाँ पर हाइड्रा। ठीक है, जो हाइड्रा है वह बहुकोशिकीय है और यह कह सकते हैं बेसिकली ये उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में पाए जाते हैं और यह बेसिकली ताज़ा पानी के आसपास भी पाए जाते हैं। ठीक है, कौन? हाइड्रा। आप इमेज में देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एवीज। एवीज वर्ग का जंतु है। ठीक है, एवीज का मतलब होता है ऐसा वर्ग जिनमें ये जिन कह सकते हैं बेसिकली ये पक्षी वर्ग से संबंधित है। एवीज जिसमें फर पाए जाते हैं, मतलब फेदर पाए जाते हैं और उनके 2 पैर पाए जाते हैं, चोंच पाई जाती है, तो वो सभी इसी वर्ग में आते हैं, एवीज में। तो आपको बताना है एवीज वर्ग का जंतु है चमगादड़, वेल, उल्लू या छिपकली। तो राइट आंसर है यहाँ पर उल्लू। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से जीव विज्ञान की कौन सी शाखा पक्षियों के अध्ययन से संबंधित है? तो ऑप्शन है इस्थियोलॉजी, पोमोलॉजी, एंटोमोलॉजी या ऑरेंथोलॉजी। तो राइट आंसर है ऑरेंथोलॉजी। इसकी एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी जिसमें ये सारी शाखाओं का अध्ययन हम करेंगे। नेक्स्ट है, मगरमच्छ प्राणी जगत की किस संवर्ग का है? तो ऑप्शन है पक्षी, सरीसृप, जल स्थलचर या मत्स्य। तो राइट आंसर है सरीसृप। नेक्स्ट है, वर्गीकरण की
आधारित इकाई है? तो ऑप्शन है जीनस, फैमिली, स्पीसीज या ऑर्डर। तो राइट आंसर है स्पीसीज। नेक्स्ट है एथलीट फुट नामक बीमारी किससे उत्पन्न होती है? तो ऑप्शन है निमेटोड, जीवाणु, कवक या प्रोटोजोआ। तो राइट आंसर है कवक। नेक्स्ट है कटलेस फिश का संबंध किससे है? ये किस संघ से है? तो ऑप्शन है एकिनोडर्मिटा, मोलस्क, एनेलिंडा या पाइसेस। तो राइट आंसर है मोलस्क। नेक्स्ट है झींगे और तितलियों की उपस्थिति के कारण एक ही फाइलम संबंधित है। तो ऑप्शन है द्विपक्षीय सममिति, संयुक्त पैर, एंटीना या खंडित शरीर। तो राइट आंसर है संयुक्त पैर। नेक्स्ट है द्विनाम पद्धति का क्या अभिप्राय है? ऑप्शन है जाति और किस्म, जाति और विशेष गुण, वंश व जाति या वंश व कुल। तो राइट आंसर है वंश व जाति। नेक्स्ट है जिन पौधों पर बीज बनते हैं किंतु पुष्प नहीं लगते कहलाते हैं। तो ऑप्शन है आवृत्त बीजी, अनावृत्त बीजी, टेरोडोफाइटस या ब्रायोफाइटस। ओके, तो राइट आंसर है यहाँ पर अनावृत्त बीजी। नेक्स्ट है निम्नलिखित जीवों में से कौन कूटपाद या कह सकते हैं टोपिया की मदद से चलता है? तो ऑप्शन है अमीबा, यूग्लिना, हाइड्रा या पैरामीशियम। तो राइट आंसर है अमीबा। नेक्स्ट है बैक्टीरिया किस वर्ग का जीव है? ऑप्शन है टेरिडोफाइटा, प्रोटेस्टा, मोनेरा या लाइकेन। तो राइट आंसर है मोनेरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुछ स्टेटमेंट है उन पर विचार करना है आपको। तो बताना है आपको कि जो साइनोबैक्टीरिया है उसको मोनेरा में रखा जाता है पर प्लांटी में नहीं, क्योंकि पहला है ये प्रोकैरियोटिक है या दूसरा ये साइनोबैक्टीरिया की कोशिका भित्ति में पेप्टिडोग्लाइकेन होता है या ये वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कर सकते हैं। ठीक है, तो आपका राइट आंसर है। तो राइट आंसर है यहाँ पर जो यूज करेंगे ऑप्शन सेकंड, केवल 1 और 3। ठीक है, तो यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन थे कंप्लीट हो चुके हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना और चैनल को भी बच्चों प्लीज सब्सक्राइब करना। ओके बच्चों।